बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? हार नहीं माननी है। रोज मैसेज आता है, मैम पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, एग्जाम बहुत दूर है, डेट नहीं पता है। तो मैं फिर कहूँगी बच्चों, हार नहीं मानो, ठीक है ना। सिचुएशन ऐसी है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है बताओ, ठीक है। अब जो भी है, जैसा भी है, आपको पढ़ाई करते रहना है ना। अब वो लगता है भी कब कौन कॉपी निकाले, कौन नोट्स पढ़े, इट्स ओके, मत पढ़ो, ठीक है। लेकिन जो शीट्स आ रही है उसको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो, है ना। वीडियोस देखते रहो, पुराने वीडियोस देखते रहो। जो चैप्टर तुम्हारा वीक पढ़ रहा है उसके यूट्यूब वीडियोस देखो, ठीक है। नहीं होता भाई नोट्स वगैरह पढ़ना है, लिखने का मन ही नहीं करता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है बच्चों, है ना। 1 साल से ज़्यादा तुम 12th क्लास को ही पढ़ रहे हो, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। और चारों तरफ जो फैली हुई है चीज़ें, वो सारी नेगेटिव चीज़ें फैली हुई है। तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ, इस सिचुएशन में बच्चा थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होने देना है। किसी भी टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है ना। आप बहुत लकी हो बच्चों, जो आप अभी बहुत छोटी एज में हो, घर के अंदर रहने वाली सिचुएशन में है। अब उन लोगों के बारे में सोचो जिनको रोज़ बाहर जाना पड़ता है ना। अर्न करने के लिए उनको घर से बाहर निकलना ही है, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, है ना। आपके पेरेंट्स को देखो, मम्मी दिन भर लगी हुई है, पापा अगर जॉब करते हैं तो जाना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ काम रहता ही है बच्चों, बाहर से सामान ही लाना पड़ता है ना। आप काफ़ी लकी है कि ठीक है, आपके पास अपना मोबाइल है, यूट्यूब वीडियोज़ है, सब चीज़ें अवेलेबल है ना। इतने टीचर्स बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको कंटिन्यूसली पढ़ा रहे, ठीक है। तो हार नहीं माननी है। फिर एक ही बात कहूँगी, पढ़ते रहना है ना। कभी ज़्यादा मन किया तो ज़्यादा पढ़ लिए, एक साथ 8-10 घंटे पढ़ लिए। कभी इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो, आज छुट्टी, वीकेंड है ना, आज हॉलीडे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बच्चों, पढ़ाई के टच में रहना है। मैं फिर कह रही हूँ, सडन अनाउंसमेंट आएगा कि हाँ भाई अब सिचुएशंस अंडर कंट्रोल है, 10 दिन बाद बोर्ड के एग्जाम से। अब वो 10 दिन बच्चों अपने नोट संभालोगे, कॉपियाँ संभालोगे और सोचोगे कि हाँ मैं क्या क्या पढ़ूँ, 10 दिन गायब हो जाएंगे, बिल्कुल पंख लगा के उड़ जाएंगे, और अच्छी खासी तैयारी जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए आपको कंटिन्यूसली सब्जेक्ट के टच में रहना है। कम या ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तैयारी हो रखी है, पढ़ रहे हैं इतने टाइम से, है ना, तो प्रैक्टिस करते चले। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो बच्चों, आज है हमारा वर्कशीट नंबर 21, टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो चलो, थोड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें। सो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्सेस है और हमें सेंट्रल एटम का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो बच्चों, पहला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें सेंट्रल एटम Fe है। अब देखो, 1 पोटेशियम का चार्ज 1, 2 पोटेशियम 2 से मल्टीप्लाई कर लो, Fe को x मान लो, C2O4। तो बच्चों C2O4 -2, लास्ट शीट में बताया था ऑक्सीलेट, तो 1 का चार्ज -2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो x कितना आएगा, तो हम कहेंगे 2 + x - 6 = 0। तो x = आ गया बच्चों +4। तो इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। जनरली ऐसा नहीं होता है, बट अब क्वेश्चन यही है तो आंसर 4 आएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़े। FeCN6 - 3 फेरीसाइनाइड आयन बोलते हैं। तो सेंट्रल एटम अगेन Fe, x मान लेते हैं, साइनाइड -1, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 है, टोटल चार्ज कितना है, -3। तो बच्चों x = +3, ठीक है ना। साइनाइड -1 क्यों लिया, तो भाई Cn का चार्ज होता ही क्या है, -1, दैट्स वाई मैंने -1 ले लिया। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक आगे बढ़े। What will be the geometry of complex having sp3 and dsp2 hybridization? given example। तो बच्चों, एक बार तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है, और एक बार हाइब्रिडाइजेशन है dsp2, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखें तो देखो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जाम्पल बनता है NiCO4, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, और dsp2 में एग्जाम्पल बनता है बच्चों NiCN साइनाइड होल 4, चार्ज इज नेगेटिव -2, ठीक है, टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड आयन। अब ये एग्जाम्पल हो गया, याद रखना है आपको एक एक एग्जाम्पल। यहाँ Cl4 भी लिख सकते थे, 4 क्लोरीन, वो भी सही होता, ठीक है। अब बच्चों, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 में जो ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है, जैसे मीथेन की ज्योमेट्री, सिमिलरली यहाँ। तो टेट्राहेड्रल मतलब सेंट्रल एटम निकल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है 4 कार्बोनाइल लिगेंड के साथ, जो कि इसको एक टेट्राहेड्रन के चारों तरफ क्या है, अरेंज्ड है ना, चारों तरफ से टेट्राहेड्रल इसको घेरे हुए हैं,
ठीक है। नाउ NiCN होल 4 -2, तो बच्चों सेंट्रल एटम आप लिखेंगे निकल +2, ठीक है। अब 4 साइनाइड है, ओके, तो चारों साइनाइड जो है निकल +2 के चारों तरफ इस तरह से अरेंज है। अच्छा, इसका नाम क्या है? तो इस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, तो हम ज्योमेट्री बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, है ना। और sp3 है तो हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड मेटल या ज्योमेट्री। sp3 में टेट्राहेड्रल, DsP2 में स्क्वायर प्लेनर। सिंपल। आगे बढ़े फिर से। तो नेक्स्ट है बच्चों, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन मतलब मेटलर्जी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या यूज है? तो बच्चों एक मेथड है, मेटलर्जी में आता है मेथड मैकआर्थर-फॉरेस्ट प्रोसेस, ठीक है। एक्सट्रैक्शन का एक मेथड है मैकआर्थर-फॉरेस्ट प्रोसेस, ठीक है। स्पेशली हम यूज करते हैं सिल्वर और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, Ag and A, ठीक है भाई। सिल्वर और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने ये मेथड काम में ले लिया है। क्या मेथड? तो बच्चों सिल्वर का कोई भी और, लाइक मैंने ले लिया सिल्वर ग्लैंस, Ag2S, इसे बोलते हैं सिल्वर ग्लैंस। तो बच्चों सिल्वर ओर की रिएक्शन जब हम सोडियम साइनाइड से कराते हैं, तो सिल्वर और सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड KCN ले लो, उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है भाई। तो सोडियम साइनाइड व्हेन ट्रीटेड विद सिल्वर ओर, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, NaAgCN होल 2, ठीक है। और Na और S है तो Na2S बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ ट्वाइस कर देती हूँ, सोडियम 4 हो गया तो ये 4, अब देखो बैलेंस है। तो सिल्वर और या सिल्वर या गोल्ड की खास बात होती है कि वो सोडियम साइनाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। प्रोसेस जो वो लीचिंग प्रोसेस, मतलब और की रिएक्शन पर्टिकुलर किसी रिएजेंट से कराओ तो और एक सॉल्यूबल कंपाउंड बनाता है और इम्प्योरिटीज इनसॉल्यूबल रहती। तो भाई और तो आपका घुल गया, सॉल्यूबल फॉर्म में आ गया, इम्प्योरिटीज इनसॉल्यूबल है, फिल्टर कर लो, छान लो, तो एक बार तो परेशानी खत्म। लेकिन हम कहेंगे लो ये क्या हुआ, सिल्वर तो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पैक हो गया, कोई बात नहीं। अब इस कॉम्प्लेक्स की, नाउ दिस कॉम्प्लेक्स फर्दर ट्रीटेड विद NaAgCN होल 2, दिस कॉम्प्लेक्स फर्दर ट्रीटेड विद मोर रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक से रिएक्ट करा दो। तो बच्चों जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव Ag को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो मैं Ag हटा के Zn लिख देती हूँ, लेकिन जिंक की वैलेंसी तो +2 है, सिल्वर तो +1 में था, तो कॉम्प्लेक्स डबल कर दो, Na एक था तो Na2 कर दो, ठीक है। Zn तो वही रहेगा क्योंकि इसके अकेले की वैलेंसी 2 है और साइनाइड 2 थे तो 4 कर दो, ठीक है। और Ag जो है बच्चों वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स था, इस कॉम्प्लेक्स को जनरल लैंग्वेज में IUPAC लिख रही हूँ, कॉमन नेम जो है दैट इज सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, है ना। तो बच्चों सिल्वर था तो सिल्वर प्रेसिपिटेट हो गया, गोल्ड होता तो गोल्ड भी आ जाता। प्रोसेस का नाम क्या है, मैकआर्थर-फॉरेस्ट प्रोसेस। कैसे सिल्वर एक्सट्रैक्ट हुआ, तो मैं कहूँगी कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से। तो सिल्वर और गोल्ड में खास बात होती है कि वो NaCN या KCN के साथ क्या करते हैं, सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैं कह दूँ ये प्रोसेस किस पे बेस्ड है, तो बच्चों दिस प्रोसेस बेस्ड ऑन लीचिंग। किस पे बेस्ड है प्रोसेस, तो मैं कहूँगी भाई ये लीचिंग पे बेस्ड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। So, explain hybridization of central metal atom in the complex NiCN होल 4 -2 with the help of diagram, ठीक है। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन तो एक्सप्लेन कर दोगे। अब इसने नहीं बोला कि आप VBT से समझाओ या CFT से समझाओ, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उससे समझा दो, ठीक है। VBT इजी रहता है तो मैं यहाँ VBT से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। तो देखो कॉम्प्लेक्स है मेरे पास NiCN होल 4, चार्ज इज नेगेटिव। सबसे पहला काम है बच्चों फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो भाई निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, X मान लिया, साइनाइड -1, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल्स टू -2, X इक्वल्स टू +2, ठीक है। अब क्या करें,
तो बच्चों निकल का क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, तो मैं कहूँगी 28। तो 28 पे होता है बच्चों आर्गन 18, 4s2 20, 3d8 28 और निकल +2, तो मैं कह दूंगी आर्गन और 3d8। ठीक है, तो भाई निकल +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज आर्गन एंड 3d8। ओके, अब क्या करें, तो बच्चों अब आप ग्राउंड स्टेट लिखो। तो ये हो गया 3d, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p। ठीक है, तो बच्चों 3d8, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताती। वीबीटी कभी भी नहीं कहता कि भाई ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसलिए आप क्या करो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बताओ, लेकिन वीबीटी डायरेक्ट आंसर दे देता है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स जो है ना ये स्क्वायर प्लेनर। अब कहाँ से आया कैसा है वो नहीं है ना, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कलर के अकॉर्डिंग बता देता है भाई ये जो है ये इनर ऑर्बिटल है। लेकिन हम प्रैक्टिकली उधर करने थोड़ी बैठेंगे कि भाई ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का क्या है, कलर क्या है ना। तो हम CFT की हेल्प ले लेते हैं कि भाई साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब डी ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल अंदर वाला ऑर्बिटल बनेगा। तो हम क्या करते हैं इन 8 के 8 इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाके पीछे भेज देते हैं ना, इनको पेयर अप कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये 8 इलेक्ट्रॉन है इनके पेयर बना दो, तो मैं कहूँगी 4 में पेयर अप हो जाएंगे, तो एक डी खाली मिल जाएगा। तो एक 3d ले लो, एक 4s ऑर्बिटल ले लो और p के 2 ऑर्बिटल ले लो, तो dsp2 है ना। तो ये हो जाएगा 4 dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये 4 हो गए बच्चों आपके पास dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, आप चाहे तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो भाई आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो मैं कहूँगी ये जो D में 4 ऑर्बिटल है ये तो हमारे फुलफिल है। ठीक है, और ये जो 4 ऑर्बिटल है हमारे dsp2 1 2 3 और 4 है ना। तो साइनाइड आएंगे 4, ये चारों साइनाइड क्या करेंगे इनको लोन पेयर डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 एंड 4। क्लियर, तो ये हो गया dsp2 हाइब्रिडाइजेशन डायग्राम। तो बच्चों dsp2 डायग्राम, dsp2 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, तो ज्योमेट्री हम लिखेंगे ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो आप स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना दो है ना। सेंट्रल एटम इट विल बी निकल +2, 4 साइनाइड है बच्चों, तो 4 साइनाइड माइनस 4 कॉर्नर पे लगा दो। ठीक है, तो 4cn माइनस एट 4 कॉर्नर्स। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, समझ में आ गया, सिंपल है। आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंपेयर द कॉम्प्लेक्स FeH2O होल 6 +2 एंड FeCN होल 6 -4 विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बच्चों एक कॉम्प्लेक्स तो है तुम्हारे पास FeH2O होल 6 +2, ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज फेरोसाइनाइड आयन FeCN होल 6 -4। ठीक है, सबसे पहला काम, अच्छा इसने बोला है कि भाई CFT से एक्सप्लेन करो, CFT से कंपेयर करो। मतलब कंपेयर कैसे करना है, तो आपको बताना है कलर होगा या नहीं, एक पर कलर होगा दूसरे में होगा या नहीं, फिर डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, दोनों का नेचर और इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनकी ज्योमेट्री। ठीक है, तो पहला काम हमारा तो हम कहेंगे ठीक है फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो बच्चों FeX हो गया, वाटर न्यूट्रल है, इक्वल्स टू +2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ फाइंड कर ले तो FeX हो गया, एक साइनाइड -1, 6 साइनाइड है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, अगेन वी विल फाइंड Fe +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, नाउ बच्चों Fe एटॉमिक नंबर, तो हम कहेंगे 26,
तो 26 में मैंने आपको बता रखा है भाई आर्गन 18, 4:20 और 3d6, बट हमें Fe+2 चाहिए, तो बच्चों हमें 3d6 चाहिए। और यहाँ पे भी क्या है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो मैं कहूँगी यहाँ पे भी Fe 3d6 है। ठीक है भाई, दोनों में 3d6। अब बच्चों क्रिस्टल फील्ड थियरी है, मतलब d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग है, तो एक ऑर्बिटल तो मुझे बनाना चाहिए T2g, है ना। आपको पता है एट द टाइम ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन d ऑर्बिटल स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट, है ना, T2g एंड Eg, और जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज CFSE, तो इसको भी मुझे CFT से समझाना है, तो ये भी ऐसे कैसे स्प्लिट कर दो, दिस इज T2g एंड दिस इज Eg, और जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा O। ठीक है, T2g हो गया, Eg हो गया, डिफरेंस हो गया डेल्टा O। नाउ कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों 3d6, ठीक है, मतलब D में मुझे 6 इलेक्ट्रॉन भरने, लेकिन अब मुझे चेक करना पड़ेगा नेचर ऑफ लिगेंड। तो बच्चों यहाँ पे लिगेंड क्या है, वाटर, तो बच्चों वाटर जो है वो होता है वीक फील्ड लिगेंड, है ना, यहाँ पे वाटर लिगेंड है, तो वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। अब बच्चों वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्या होता है, तो वीक फील्ड लिगेंड के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। तो मैं कहूँगी भाई फॉर वीक फील्ड लिगेंड क्या होगा, तो CFSE वेरी हाई, देन पेयरिंग एनर्जी। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, यहाँ पे देखो, तो मैं कहूँगी भाई यहाँ पे लिगेंड क्या है, साइनाइड है, तो साइनाइड जो है बच्चों दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, लेकिन पेयरिंग एनर्जी बहुत कम होती है, CFSE बहुत ज़्यादा होती है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, वीक फील्ड लिगेंड के लिए पेयरिंग एनर्जी क्या हो गया, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए पेयरिंग एनर्जी लेस देन CFSE, ठीक है, और वीक की प्रेजेंस में जल्दी स्प्लिट हो जाता है ना, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेसर देन पाई। पाई मतलब है बच्चों पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। याद कैसे रखना है, तो 2 तरीके हैं याद करने के भाई। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक तो उसमें स्प्लिटिंग थोड़ा मुश्किल होता है, दूसरा कि स्ट्रॉन्ग वाला अपना पेयर जल्दी बनाता है, वीक वाला जो है वो अपना पेयर जल्दी नहीं बना पाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, तो देखो वीक फील्ड के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी कम है ना, ये गैप कम है, तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, D6, ठीक है भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं D6। तो देखो 1 2 3, देन वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पेयर अप नहीं करूँगी, तो पेयर अप नहीं करूँगी तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ, 5th यहाँ, अब 6th तो पेयर अप करना ही पड़ेगा ये, लेकिन यहाँ पे क्या है, पेयरिंग एनर्जी कम है, कॉन्फ़िगरेशन तो अभी भी आपके पास क्या है, D6, तो आप कहोगे भाई 1 2 3 तो फिल हो गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाले के लिए पेयरिंग एनर्जी जो है वो कम है, तो पेयरिंग एनर्जी कम है और ये गैप जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर भेजना नहीं है इसको, तो अब मैं इसको पेयर अप कर दूंगी, तो ये हो गया 4 5 एंड 6, ठीक है। तो बच्चों अभी कॉन्फ़िगरेशन देख के ऐसे लग रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैं कहूँगी भाई ये कॉम्प्लेक्स देखो आप, इन FeH2O6 +2 देयर आर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो भाई 1 2 3 4, तो मैं कह दूंगी यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब उस कॉम्प्लेक्स में देखो, तो मैं कहूँगी नहीं यहाँ तो नहीं है, हियर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो भाई वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या होगा, तो मैं कहूँगी कलर्ड होगा और ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, तो बच्चों दिस विल बी कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और वहां की बात करें तो मैं कहूंगी यहाँ तो है ही नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड नहीं है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, नो पेयर मतलब डायमैग्नेटिक, पैरा मतलब अनपेयर्ड, है ना, तो मैं कहूंगी दिस विल बी, है ना, यहाँ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन it will be diamagnetic and colorless। ठीक है, तो बच्चों मैग्नेटिक नेचर और कलर, मैग्नेटिक नेचर और कलर को है ना कलरलेस लिखा है, लास्ट वर्ड मैंने कलरलेस। ठीक है, तो मैग्नेटिक नेचर और कलर को एक्सप्लेन करना है या उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना है और एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ CFT। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है हमारे पास। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो बच्चों आपको क्या करना है, पहला काम सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तभी तो IUPAC लिख पाओगे। ठीक है, तो सेंट्रल एटम आपका हो गया यहाँ प्लैटिनम, तो प्लैटिनम को मैं मान लेती हूँ X। ठीक है, नाउ अमोनिया, तो बच्चों अमोनिया तो न्यूट्रल है। नाउ Cl तो -1, नाइट्रो -1, तो X इक्वल्स टू आ गया 2। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों +2। क्लियर? अब करें क्या, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है लीगेंड नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो भाई 2 अमोनिया है तो डाईअमीन है ना, देखो काउंटर आयन नहीं है इसलिए है ना, काउंटर आयन होता बाहर कुछ होता तो पहले हम उसको लिखते। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ भाई 2 अमोनिया है मतलब डाईअमीन। अब बच्चों एमीन में डबल M लिखेंगे, अगर आपने सिंगल M लिखा तो वो गलत माना जाएगा, भले पूरा नाम सही है लेकिन एग्जामिनर 0 नंबर देगा, क्योंकि अमोनिया है ना, एमीन लिखते हो AMIN मतलब वो NH2 साउंड करता है, अमोनिया बताना है तो डबल M। ठीक है, तो डाई एमीन। Cl का नाम क्या है बच्चों, तो क्लोरो या क्लोरिडो, और NO2 क्या है तो हम कहेंगे नाइट्रीटो। ठीक है, अब नाइट्रीटो N लिख देती हूँ कि भाई कनेक्शन पॉइंट जो है वो नाइट्रोजन से है ना, अदरवाइज नाइट्रो लिख दो तो वो भी सही है, तो नाइट्रीटो N। नाउ मेटल क्या है, तो मुझे लग रहा है सिर्फ प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो है सेकेंड। ठीक है, इनके बीच में गैप नहीं देना है बिल्कुल भी, तो प्लैटिनम सेकेंड। नाउ सोडियम बोरोहाइड्राइड है जनरल लैंग्वेज में इसका नाम। सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो सोडियम इज +1, बोरॉन इज X। तो बच्चों ये हाइड्राइड है, हाइड्रोजन को लीगेंड कब बनाएंगे, जब हाइड्रोजन नेगेटिव होगा, तो हाइड्रोजन -1 मल्टीप्लाई विद 4, सो हियर X इक्वल्स टू +3। ठीक, अब बाहर देखो, बाहर आयन है सोडियम, तो काउंटर आयन सोडियम सबसे पहले उसे लिखना है, तो मैं कहूंगी भाई सोडियम। नाउ लीगेंड नंबर 4 है, तो टेट्रा हाइड्रिडो, सोडियम तो हो गया, टेट्रा हाइड्रिडो, और बोरेट है ना, बोरॉन है लेकिन कॉम्प्लेक्स नेगेटिव, सोडियम बाहर पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स क्या है नेगेटिव, तो जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता है तो मेटल का सफिक्स होता है 8, तो सोडियम टेट्राहाइड्रिडो, टेट्राहाइड्रिडो, और अब आपको लिखना है बोरेट। ठीक है, बोरेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी 3। ठीक है, तो सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट 3rd। नाउ तो सेंट्रल एटम में हो गया कोबाल्ट, तो कोबाल्ट हो गया बच्चों X, अमोनिया तो न्यूट्रल है तो 5 × 0, CO3 -2 कार्बोनेट है तो -2, Cl -1 इक्वल्स टू 0 क्योंकि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, तो X इक्वल्स टू 3 है ना भी, पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज तो कुछ भी नहीं है ना, पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है इसलिए 0 लिखा है वहाँ पे। अब क्या करें, तो देखो बाहर तो कोई काउंटर आयन नहीं है, तो यहाँ से शुरू करो, 5 अमोनिया है तो पेंटाएमीन, CO3 नेगेटिव लिगेंड है कार्बोनेट, लेकिन IUPAC का रूल है जो भी नेगेटिव लिगेंड होता है उसका सफिक्स होता है O, तो कार्बोनेटो। ठीक है, तो एमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में A पहले आएगा, तो हम कहेंगे भाई पेंटाएमीन कार्बोनेटो। ठीक है, तो पेंटाअमीन और कार्बोनेटो। मेटल कौन है, तो बच्चों मेटल है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो 3rd, और क्या लिख दें, तो लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है, तो पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ठीक है, अब ये Fe, तो देखो बच्चों एक जिंक +2 होता ही, +2 है जिंक तो कुछ सोचना ही नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। Fe आपका X, साइनाइड -1, 6 साइनाइड है 6 से मल्टीप्लाई कर लो
तो x कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करें, तो सबसे पहले बाहर जो आयन है उसको लिखो, तो उसका नाम तो जिंक है और तो कोई नाम है नहीं, तो मैं लिख देती हूँ जिंक। ठीक है, और बाहर वाले आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेकंड, तो जिंक सेकंड। हालांकि नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, है ना, जब लिखते हैं जब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो, मान लो आयरन है तो आयरन थर्ड है कि सेकंड है, पर जिंक तो जिंक ही होता है, तो चलो नहीं लिखते इसको, तो मैंने लिख दिया सिर्फ जिंक। अब लिगेंड कितने 6, तो हम लिखेंगे हेक्सा। अच्छा, इनमें थोड़ा गैप रखना है क्योंकि काउंटर आयन और ये काउंटर आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन, तो जिंक हेक्सा, लिगेंड कौन सा है, साइनो, तो भाई ठीक है, जिंक हेक्सा साइनो। Fe क्या, तो मेटल अगर कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव है तो मेटल का सफिक्स 8, तो मुझे पता है Fe मतलब फेरस, तो लिखने से रहे क्या लिखना पड़ेगा, फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल नेम है बच्चों। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में देख लो, डाईअमीन, क्लोरिडो, नाइट्रिटो एन, तुम चाहो तो नाइट्रो भी लिख सकते हो, प्लैटिनम सेकंड में सोडियम टेट्राहाइड्रिडो बोरेट थर्ड वन हो जाएगा पेंटाअमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, है ना, कोबाल्टेट नहीं आएगा क्योंकि सिंपल कॉम्प्लेक्स आपका कैटायन है, ये माइनस है ना, तो कॉम्प्लेक्स प्लस है, तो पेंटाअमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। और नेक्स्ट जो है दैट विल बी जिंक हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट हुई बच्चों हमारी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की शीट नंबर 21। ठीक है, बराबर चलते रहो, है ना, और मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, बराबर चलते रहना, साथ साथ में चलते रहना। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।